टू माई यूट्यूब चैनल। तो हम सॉल्व कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी और इंटरनेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और उन्हें हम सॉल्व कर रहे थे। तो आगे बढ़ाते हैं उसी सीरीज़ को। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और कॉन्सेप्ट वगैरह की वीडियोज़ वगैरह भी डालती रहती हूँ, तो कोई क्वेरी सजेशन हो, कोई कॉन्सेप्ट हो जो अंडरस्टैंड करना हो तो आप क्वेरी भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन हमारा है 51। भारतीय परंपरावादी समाज में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का प्रकार स्वीकार्य नहीं था? तो कौन सा नहीं था? प्रतिलोम विवाह स्वीकार्य नहीं था। ए आंसर हमारा राइट है। व्याख्या देख लेते हैं। विवाह का एक नियम जिसके अनुसार लड़की का विवाह अपने से नीचे कुल में किया जाता है, अर्थात जब पत्नी अपने पति से ऊंचे कुल की होती है तब उस प्रकार का विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। इस प्रकार का विवाह हिंदुओं में समाजोनुमोदित नहीं है। हिंदू जाति प्रथा के अंतर्गत किसी शूद्र पुरुष द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कन्या से विवाह करना ही इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह विवाह अनुलोम विवाह का ठीक विपरीत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937 या बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1939। आगे ऑप्शन दिए हुए हैं। हिंदू गोद लेना एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो आंसर जो हमारा है वो है बी, बाल विवाह निरोध अधिनियम 1939। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। 1929 में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस कानून के अंतर्गत लड़की के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह कानून सन 1930 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार को संयुक्तता के मापदंड के आधार पर किसने परिभाषित किया है? तो ये किया है IP देसाई जी ने। ए आंसर हमारा राइट है। व्याख्या देख लेते हैं। देसाई परिवार के संरचनात्मक पहलुओं की जांच संयुक्तता के अंश, गहनता तथा प्रकृति के आधार पर करते हैं। जो देसाई के अनुसार निम्न प्रकार की संयुक्तता के अंश पाए जाते हैं। संयुक्तता शून्य अंश वाले परिवार, संयुक्तता के निम्न अंश वाले परिवार, पारस्परिक उत्तरदायित्वों को निभाने के आधार पर संयुक्तता के उच्च अंश वाले परिवार, संपत्ति के संयुक्त स्वामित्व के आधार पर संयुक्तता के उच्चतर अंश वाले परिवार, संयुक्त परिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं में विवाह को समझा जाता है। हिंदुओं में विवाह को समझा जाता है क्या? एक पवित्र संबंध। आंसर हमारा डी राइट है। हिंदुओं में विवाह एक पवित्र संबंध माना जाता है। विवाह से जुड़े अनेक धार्मिक संस्कार हिंदुओं में पाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के माध्यम से व्यक्ति जो होता है 4 आश्रमों से दूसरे आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और पुरुष धर्म को निभाता है, संतान उत्पत्ति करके अपना शरण चुकाता है। यानी पिता को नरक में जाने से रोकने के लिए पुत्र प्राप्त करना विवाह का उद्देश्य है। विवाह के समय पंचमहायज्ञ करने के लिए पवित्र अग्नि प्रज्वलित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद है, कौन मानता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे हैं मार्गन ने यौन साम्यवाद को मानते हैं परिवार की उत्पत्ति का कारण। मार्गन ने यौन साम्यवाद के आधार पर परिवार के उत्विकास के 5 क्रमिक रूप बताए हैं। एक है समरक्त परिवार, समूह विवाह परिवार, युगल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार। तो समरक्त परिवार क्या होता है? यह परिवार अपने ही सदस्यों के बीच अंतर विवाह पर आधारित होता है। और समूह विवाह परिवार, यह परिवार कई बहनों, सहोदर एवं सहोदर के एक दूसरे के पति जो पति होते हैं के साथ अंतः विवाह पर आधारित समूह होता है। युगल परिवार में ऐसा परिवार एकांकी युगल के बीच विवाह पर आधारित होता है। और पितृसत्तात्मक परिवार, यह परिवार एक व्यक्ति के साथ कई पत्नियों के साथ आधारित होता है। तो जो हमारे मार्गन जी हैं, इन्होंने परिवार के बारे में
जो परिवार की महत्ता बताई है, तो यौन साम्यवाद के आधार पर होते हैं परिवार की उत्पत्ति, और 5 प्रकार के उन्होंने परिवार बताए हैं कि आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी तो हमारे 4 हुए थे, एक रह गया। एक विवाही परिवार, एक विवाह, यह परिवार भी एकांकी युगल के बीच विवाह पर आधारित होता है, किंतु इसमें पति पत्नी को अपने बीच सहवास का एकाधिकार प्राप्त होता है। हिंदुओं में परिवार का कौन सा स्वरूप व्याप्त है? तो आंसर हमारा है डी, पितृवंशी सत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। हिंदुओं में परिवार पितृवंशी, पितृसत्तात्मक और एकांकी विवाही होता है। यह वंशक्रम पिता की तरफ से चलता है और पिता ही घर का मुखिया होता है। पारिवारिक सत्ता उसी के हाथों में रहती है। पिता के बाद श्रेष्ठ पुत्र के हाथ सत्ता का हस्तांतरण होता है। हिंदुओं में एक ही विवाह ने की अनुमति है। किसी वजह से विवाह के टूट जाने पर भी दूसरे विवाह की अनुमति प्राप्त नहीं होती। उस पितृसत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहाँ एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास, साली के साथ निवास करता है? तो उसे हम कहेंगे विस्तृत परिवार। 2 या 2 से अधिक नाभिकीय परिवार द्वारा निर्मित एक घर, एक एकांकी आर्थिक इकाई को विस्तृत परिवार कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसा परिवार संकुल है जो वंशानुक्रम से समृद्ध होते हैं। वे भी अपने विभिन्न भिन्न इकाइयों के रूप में परिवारों में बटे होते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के परिवारों में 2 या 2 से अधिक पीढ़ियां साथ साथ रहती हैं तथा एक ही लिंग अर्थात पति अथवा पत्नी की ओर की सभी विवाहित संतानों उनके जीवन साथी तथा परिवारों को द्वारा बनी होती हैं। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन इन फैमिली चेंज। पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है एम एस गोरे जी ने। इनकी और भी बुक्स देख लेते हैं। कपाड़िया जी की किंगशिप, हिंदू किंगशिप, कपाड़िया जी ने लिखी है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, कपाड़िया जी की है। रूरल फैमिली पैटर्न, कास्ट एंड टेंशन, कपाड़िया जी की है। एम एस गोरे की बुक्स हैं एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया, सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, सोशल वर्क एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। तो ये बुक हैं एम एस गोरे की। बुक्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे समाजी स्थिरीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन और उनके आंसर को व्याख्या के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।